Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, सर इसका मतलब क्या होता है? एक कहानी सुन लें, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटी सी कहानी। मुझे एक बात बताएं सबसे पहले कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी, पब्लिक, आपको पता होगा कि पब्लिक कंपनीज अपने शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, मेनली अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं पब्लिक को। पब्लिक उनकी उन सिक्योरिटीज को खरीदती है और पैसे का पेमेंट करती है और कंपनीज इस तरह से पैसा कमाती हैं। तो नॉर्मली होता है कि हर पब्लिक कंपनी, ज्यादातर पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करती है, पब्लिक उनको परचेज करती है और कंपनी को पेमेंट कर देती है। ये होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए। कंपनी लॉ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में पढ़ा है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पब्लिक कंपनीज की। अब मैंने आपसे बोला कि पब्लिक कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करती हैं और पब्लिक उन्हें परचेज करती है। क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक को पता कैसे लगता है, पब्लिक को, मार्केट में पब्लिक को, जनता को, लोगों को पता कैसे लगता है कि यार फलानी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का इशू लेकर आ रही है, इतने रुपए का इशू लेकर आ रही है, इस दिन से इस दिन तक वो इशू ओपन रहेगा, हम लोग एप्लीकेशन लगाकर उसके शेयर्स को, सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। लोगों को पता कैसे लगता है? तो उसके लिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, कंपनी मार्केटिंग करती है, कंपनी पब्लिशमेंट करती है, जिससे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि भैया ये कंपनी सिक्योरिटीज का इशू ला रही है, आप हमारी सिक्योरिटीज को परचेज कर लो। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक की कहानी मुझे समझ में आ गई। आप बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में लोगों को इशू करते हैं और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि उनका इशू आ रहा है, वो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, इसके लिए वो पब्लिशमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट करने के एक तो तरीका होता है, पब्लिक कंपनीज कैसे एडवर्टाइजमेंट करे। एक तरीका तो ये होता है कि कंपनी बोले, अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया कंपनी ने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कंपनी ने एफएम पे, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन इससे कितने लोगों तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचा दोगे? बहुत ज्यादा लोगों तक तो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाओगे। क्यों नहीं पहुंचा पाओगे बहुत ज्यादा लोगों तक? कितना एडवर्टाइजमेंट कर दोगे न्यूज़पेपर में? आप अपनी सिटी में बता दोगे, ज्यादा से ज्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट, जिले में बता दोगे, और पैसा खर्च करोगे तो अपने स्टेट, राज्य में बता दोगे। फिर भी बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता लग पाएगा ना। एक दूसरा तरीका भी होता है, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर लिस्ट हो जाओ। लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहां पर वो लोग आते हैं जिनको अपने शेयर्स बेचने हैं, मतलब कंपनीज और लोग, और वो आते हैं जिनको शेयर्स खरीदने हैं। जो लोग सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सोचिए, अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, आप इशू लेकर आ रहे हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि हमारी कंपनी इशू लेकर आ रही है, तो एक बार में आपने कितने सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। आपने करोड़ों लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, इवन आपने फॉरेन के लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी। अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे पहले वाले मेथड से एडवर्टाइजमेंट करते, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट पब्लिशमेंट से, तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाती हैं,
और फिर अपना इशू लेकर आती हैं, उनको बोला जाता है लिस्टेड कंपनीज। उनको क्या बोला जाता है? लिस्टेड कंपनीज। अब जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जाती है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि देखो यार, तुम मेरे ऊपर अब लिस्ट हो जाओगे, और मार्केट में जो पब्लिक है ना, वो तुम्हारे शेयर्स को अब परचेज करेगी और तुम पैसा कमाओगे। तो उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ फीस देनी पड़ेगी, लिस्टिंग फीस, वो पैसा दिया जाता है। चलो ये बात हो गई। फिर स्टॉक एक्सचेंज ये भी बोलता है कि यार देखो, पब्लिक जो तुम्हारे शेयर्स परचेज कर रही है ना, वो इसलिए परचेज कर रही है क्योंकि पब्लिक को ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी से बोल रहा है कि लोग तुम्हारे शेयर्स को इसलिए परचेज कर रहे हैं क्योंकि वो मुझ पर, स्टॉक एक्सचेंज पर भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि अगर ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, इसका मतलब ये अच्छी कंपनी है। तो तुम कल को इस भरोसे को तोड़ मत देना। तुम कल को पैसे के लालच में कहीं कोई कंडीशन, लॉ को, कानून को, एक्ट को ब्रीच मत कर देना, वायलेट मत कर देना। इसीलिए बच्चों, अब आता है मेन पॉइंट, अभी तक की कहानी का मेन पॉइंट आता है। जब भी कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट करता है। उस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि उस लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है। और उस एग्रीमेंट को वो कंपनी हमेशा फुलफिल करे, वो लिस्टेड कंपनी हमेशा फुलफिल करे। अगर वो एग्रीमेंट की एक भी कंडीशन उस कंपनी ने फुलफिल नहीं करी, तो उस कंपनी पे पेनल्टी लगाई जाती है, अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं LODR। नाम पढ़ो, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। नाम से समझ में आ रहा है, अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रही है, तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, और जगह जगह पर कुछ चीजें डिस्क्लोज भी करनी पड़ेगी कंपनी को, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, अगर कोई भी पूछे कि LODR क्या होता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो बोलिएगा कि जब भी कोई कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जाती है, तो उस कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को LODR बोला जाता है। उस एग्रीमेंट को LODR बोला जाता है। हर लिस्टेड कंपनी उस एग्रीमेंट की सभी ऑल कंडीशंस को फुलफिल करेगी, अदरवाइज उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और पेनल्टी ये भी हो सकती है कि उस कंपनी को अब डीलिस्ट कर दिया जाए, उस कंपनी को अब स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाए, उस कंपनी को अब स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी नहीं दी जाए। स्टूडेंट बोलता है, सर अभी तक आपने मुझे ये बताया कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होता है, और मुझे समझ में भी आ गया, ठीक है सर, लेकिन मेरे को एक बात बताओ। सर मैंने सुना है एक होती है लिस्टेड कंपनी, वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू लेकर आ रही है। सर मैंने सुना है एक होती है अनलिस्टेड कंपनी, ये वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कभी लिस्ट हुई ही नहीं, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कभी भी लिस्ट हुई ही नहीं, बस अपने लेवल पे शेयर्स इशू कर रही है, पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है। और सर मैंने सुना है एक होती है डीलिस्ट कंपनी या डीलिस्टेड कंपनी, ये वो कंपनी होती है जो लिस्टेड थी लेकिन उसने कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, इसलिए उसको अब हटा दिया गया स्टॉक एक्सचेंज से, तो ये होती है डीलिस्टेड। तो अनलिस्टेड और डीलिस्टेड में फर्क समझ लेना। अनलिस्टेड वो है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कभी भी लिस्ट हुई ही नहीं, जबकि डीलिस्टेड वो है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थी लेकिन उसने कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, इसलिए उसको हटा दिया गया। स्टूडेंट बोलता है, सर अब तक मुझे आपकी दो बात समझ में आई। पहली बात, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR एक एग्रीमेंट होता है जो कि कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है। जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जाती है, तो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है। जब तक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड रहती है, तब तक वो एग्रीमेंट चलता है,
चाहे कितने साल हो जाएं, और उस कंपनी को उस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये जो एग्रीमेंट है, उसकी हर कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। अगर फुलफिल नहीं करी एक भी कंडीशन तो कंपनी पे पेनल्टी लगती है। पेनल्टी ये भी हो सकती है कि कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाए। सर मुझे यहां तक कि आपकी पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये समझाया एलओडीआर होता क्या है। मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और कंपनी को टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर मतलब इंटीमेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। जो भी चीज उस लिस्टेड कंपनी में हो रही है ना, उसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को खबर देनी पड़ती है। कौन देता है? वो लिस्टेड कंपनी देती है कि मेरे यहां पर ये सब हो रहा है, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये भी इस एग्रीमेंट का पार्ट होता है। अब हमें पढ़ना है कि कब कब डिस्क्लोजर देना पड़ता है, किस किस बात के लिए देना पड़ता है, कितने दिन में देना पड़ता है। तो अब हम कंडीशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए लिखा हुआ है कि लिस्टेड जो कंपनी है, लिस्टेड जो एंटिटी है, उसे एलओडीआर की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अब एलओडीआर की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको एक बार कंपनी फुलफिल कर दे उसके बाद दोबारा नहीं करना। वन टाइम कंप्लाइंस होता है। वो कंपनी को बस एक ही बार वो कंडीशन फुलफिल करनी है, मैटर खत्म भैया, अब दोबारा से वो नहीं करना। वन टाइम कंप्लाइंस। कुछ ऐसे कंप्लाइंस होते हैं जो कि कंपनी को हर क्वार्टर में करने पड़ते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, है ना। पहला क्वार्टर कौन होता है? फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल, मई और जून का। उसी तरह से 3-3 महीने के आप बनाओगे तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर में, हर साल के हर क्वार्टर में, मतलब एक साल में कम से कम 4 बार कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। उनको हम क्वार्टरली कंप्लाइंस बोलते हैं। कुछ ऐसे कंप्लाइंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हाफ ईयरली होती हैं, मतलब साल में 2 बार। कुछ ऐसी होती हैं जिनको ईयरली देना पड़ता है, साल में 1 बार। और कुछ ऐसे कंप्लाइंसेस होते हैं जिनका कोई टाइम नहीं होता कि इनको क्वार्टरली देना है या हाफ ईयरली देना है या मंथली देना है या ईयरली ना। अगर कोई कंपनी स्पेसिफिक इवेंट कर रही है, कंपनी कुछ काम कर रही है तो डिस्क्लोजर दे देगी। अगर कंपनी कोई इवेंट नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है, तो डिस्क्लोजर नहीं देगी। वो कौन कौन से काम होंगे वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक जो मैं आपकी बात समझाऊं रिवाइज कर देता हूं। पहला ये आ जाता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक रिक्वायरमेंट, ये एक एग्रीमेंट है जो कि कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होने के लिए जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे तब होता है। जब तक कंपनी लिस्टेड रहती है तब तक रहता है ये एग्रीमेंट। उसकी सभी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, नहीं तो कंपनी पे पेनल्टी लगती है। पेनल्टी ये भी हो सकती है कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। सर इस एलओडीआर के अंदर तरह तरह की कंडीशन कंप्लाइंसेस होते हैं। कुछ ऐसे कंप्लाइंस होते हैं जो वन टाइम होते हैं, एक बार करने मैटर खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हर क्वार्टर में करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ईयरली करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। अगर कंपनी ने कोई पर्टिकुलर काम करा तो फिर वो कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं करने पड़ेंगे। यहां तक की पूरी कहानी मुझे समझ में आ गई है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वन टाइम कंप्लाइंसेस। ऐसे कौन कौन से कंप्लाइंस हैं जो कि कंपनी को सिर्फ एक बार करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले बच्चों, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि रेगुलेशन कौन सी है ना। जैसे नॉर्मली आप सेक्शन ध्यान रखते हो ना, उसी तरह से एलओडीआर के अंदर रेगुलेशन आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर है कि कंपनी को डिस्क्लोजर कब देना है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये बात कौन सी रेगुलेशन में लिखी हुई है, तो फिर आप वहां पर बेकार हो जाएगा पूरा मामला। तो रेगुलेशन याद रखना मैंडेटरी है आपको, एक एक चीज। अब देखें, हम पढ़ रहे हैं वन टाइम कंप्लाइंसेस। इसमें सबसे पहले है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1। अब देखिएगा, आप ना एक बात समझिए, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना स्टूडेंट्स, लिस्टेड कंपनी, उसके अंदर बहुत सारे, वो पहली बात तो बहुत बड़ी कंपनी होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। कोई छोटी मोटी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकती।
आप जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जाते हो ना, तो करोड़ों रुपयों का आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। उसके बाद कंपनी जब जब इशू लेकर आती है तब तब उसका अलग फीस देना पड़ता है, और साल का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल फीस अलग होता है। मतलब पैसे बहुत लगते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के, और कमाते भी बहुत है। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रही है। अब वो बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर काम भी बहुत है, डिपार्टमेंट भी बहुत है, उसकी सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज भी बहुत है, और बहुत सारा काम है उसके अंदर। अब वो और दूसरी बात, आप देखिए वो कंपनीज के अंदर पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड है। कैसे? क्योंकि पब्लिक ने उस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदी हुई है। आज सोचिए कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर वो कंपनी कोई लॉ फुलफिल नहीं करती, अगर वो कंपनी कोई लॉ फुलफिल नहीं करती, वो कंपनी कंडीशन फुलफिल नहीं करती, तो उस कंपनी की मार्केट में इमेज खराब होगी, उस कंपनी की गुडविल खराब होगी, होगी ना, और उसकी वजह से उस कंपनी के शेयर प्राइस नीचे चले जाएंगे। तो लॉस किसका? कितनी सारी पब्लिक का, करोड़ों लोगों का लॉस। तो जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसको ये बात हमेशा कंफर्म करके रखनी पड़ती है कि यार मेरा एक गलत मूवमेंट, मेरा एक गलत मूव, मेरा एक गलत स्टेप बहुत सारे सिक्योरिटी होल्डर और शेयर होल्डर जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनका लॉस करा देगा। इसीलिए वो कंपनी हर वक्त, हर टाइम, हर कंडीशन को फुलफिल कर दे। अगर नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी और मार्केट में इमेज खराब होगी। इसीलिए कंफर्म करने के लिए कि क्या लिस्टेड कंपनी, क्या लिस्टेड कंपनी अपनी सभी कंडीशन को टाइम पे फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए हम एक अलग से कंपनी में बंदा अपॉइंट कर देते हैं। उस बंदे का नाम होता है कंप्लायंस ऑफिसर। वो कंपनी में ये देखता है कि कंपनी में जब जब कभी भी जो जो कंडीशन अप्लाई हुई, क्या उसने टाइम पर फुलफिल करी कि नहीं करी, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कंपनी की हर कंडीशन टाइम पे फुलफिल करवाना, और उस बंदे को हम कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं। इसीलिए बच्चों, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक कंप्लायंस ऑफिसर का होना मैंडेटरी है। हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक कंप्लायंस ऑफिसर का होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जरूरी है। कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। और कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ही कंप्लायंस ऑफिसर होता है। तो हमने अब तक सबसे पहले क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी वन टाइम कंप्लायंस, ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जो लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक ही बार अप्लाई होती है। अब सपोज कीजिए कि रिलायंस कंपनी, एक मिनट रुकिए, अब सपोज कीजिए कि रिलायंस कंपनी पहली बार लिस्ट हुई, पहली बार लिस्ट हुई, तो उसको करना क्या था कि उसका जो कंपनी सेक्रेटरी था उसको अपनी कंपनी में एज कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन पर भी अपॉइंट कर देना था। वन टाइम कंप्लायंस, खत्म बात। उसके बाद कंपनी ताउम्र 24 साल, 50 साल, 100 साल चलती रहे। बस एक बार कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर बना दिया ना, खत्म किस्सा। वन टाइम कंप्लायंस, ये कंपलसरी है, ये जरूरी। स्टूडेंट बोलता है देखो सर अभी तक जो जो बातें समझ में आई वो मैं बता देता हूँ। मुझे समझ में आ गया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो कि वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रही है उसके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है। कंपनी जब तक लिस्टेड रहती है तब तक वो एग्रीमेंट चलता है। उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि उस लिस्टेड कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती हैं। एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करी तो पेनल्टी लगती है। वो ये भी हो सकती है कि उसे कंपनी से, स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया जाए। आपने बताया कि कुछ कंप्लाइंस ऐसे होते हैं जो कंपनी को सिर्फ एक बार करने होते हैं, कुछ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और कुछ इवेंट बेस्ड होते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया ऐसे कौन सी कंप्लाइंसेस है जो कंपनी को सिर्फ एक बार करने पड़ते हैं, और उसमें मैंने सबसे पहले बताया रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1। और वो कौन सा होता है? वो होता है स्टूडेंट्स कि एक लिस्टेड एंटिटी जो होती है वो अपने कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाइंस ऑफिसर की पोजीशन पर अपॉइंट करे। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मैं समझ गया, आगे चलो आप। अब हम आगे चलते हैं, एक मिनट। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे दूसरी वन टाइम कंप्लाइंस, और वो है रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1। ये इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका जिक्र हम बाकी के कंप्लाइंसेस के अंदर भी देखने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िए और मेरी बात को बड़े आराम से सुनिए। देखें, एक मिनट आपको समझाने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक लिस्टेड कंपनी है एयरटेल और एक लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, और ये दोनों ही लिस्टेड कंपनीज हैं। ओके, अब एयरटेल जो है ना वो अभी अभी लिस्ट हुई है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, हम ये मानकर चलते हैं। तो उसके टोटल कितने होल्डर हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने एयरटेल कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेज किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, और वो है अप टू 1 लाख। मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं है, 1 लाख या उससे कम है, कितने भी हो सकते हैं, 10,000, 5,000, 200, 90,000, कितने भी, 1 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 1 लाख। और एक रिलायंस कंपनी है जो कि बड़ी कंपनी है, बहुत टाइम से लिस्टेड है, और उसके बहुत सारे लोगों ने शेयर सिक्योरिटीज खरीदी हुई हैं, तो उसके अंदर सिक्योरिटी होल्डर कितने हैं, मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख। अब मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो एयरटेल कंपनी है ना, उसके कितने सिक्योरिटी होल्डर हैं, अप टू 1 लाख, 1 लाख या उससे कम, 1 लाख से ज्यादा नहीं है। तो वो क्या करेगी, उसको अलग से एक इंटरमीडियरी जिसका नाम होता है, देखो ये यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये अलग से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के अंदर है ना, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, इनका काम क्या होता है आप ये समझ लो, नाम से पता चलेगा। बाकी आपको डिटेल में बहुत नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो सेबी पढ़ना पड़ेगा फिर पूरा आपको, फिर वो हम यहाँ से ट्रैक से उतर जाएंगे। ये एक इंटरमीडियरी होती है। जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में लिस्ट करती है ना, तो पब्लिक क्या करती है, सोचो कंपनी ने बोला मैं 1 लाख शेयर इशू कर रही हूँ, लेकिन पब्लिक तो बहुत है, तो बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आ जाती है, 10 लाख लोगों की, 10 करोड़ लोगों की एप्लीकेशन आ जाती है। कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी, एप्लीकेशन बहुत आ गई, तो उनमें से कुछ की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और बाकी की रिजेक्ट होती है, उनको उनका पैसा रिफंड देना पड़ता है। ये सब काम की जिम्मेदारी ना इस रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट की होती है। अब अगर कंपनी के जो होल्डर है, इन्वेस्टर हैं, टोटल अभी तक जितने ऑलरेडी शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर है कंपनी के, अगर वो 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर उस केस में कंपनी को अलग से रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट नहीं करना पड़ता परमानेंट। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जिसके सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज्यादा है, वो तो बड़ी कंपनी है, और उसके लिए तो उसे अलग से रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट परमानेंट अपॉइंट करके रखना पड़ता है। ये बात आपका रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 बोलती है बच्चों। क्लियर है? तो ये क्या बोलता है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज्यादा है, तो फिर उसको अपने लिए रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करके रखना पड़ेगा अलग से। और वो कौन होगा, जो ऑथोराइज्ड होगा। ऐसे एरे गरे आदमी को, रोड पे चलते आदमी को उठा के आप नहीं बना दोगे। तो बड़ा सिंपल, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस केस में उस लिस्टेड कंपनी को रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये इंटरमीडियरी होते हैं, आप एक तरह से ब्रोकर समझ लो इनको। ये जब इशू आता है तो कंपनी की हेल्प करते हैं उस इशू को कंप्लीट कराने में। वो अलग से अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, परमानेंट अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, और वो लोग होंगे जिनके पास सेबी से सर्टिफिकेट होगा एज रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करने का। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर। आपने अभी तक मेरे को 2 रेगुलेशन पढ़ाई है वन टाइम कंप्लाइंस में। एक पढ़ाया है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, पहली वाली।
उसमें आपने मेरे को बताया कि हर लिस्टेड कंपनी को अपना कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर लेना चाहिए, पहला। दूसरी रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1, उसमें आपने बताया कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी ऐसी है जिसके सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस केस में उसे सेपरेटली रजिस्ट्रार टू एन इशुएंट शेयर ट्रांसफर एजेंट अपने लिए अपॉइंट करके रखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं यहां तक की बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन 9 पे। ये भी वन टाइम कंप्लायंस के अंदर ही है, और इसमें बोल रहा है जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, अब देखो क्या होता है कि चाहे से कंपनी लिस्टेड है चाहे से अनलिस्टेड है, उस कंपनी जितने साल हो गए हर साल के अपने डॉक्यूमेंट्स तो बनाती है कंपनी, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, P&L अकाउंट बनता है, एनुअल रिपोर्ट बनती है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कंपनी में, हर साल बनते हैं, हर कंपनी में बनते हैं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, लिस्टेड कंपनी, उसको अपना जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं। बाकी कंपनीज तो क्या करती हैं, प्रिजर्व करें ना करें कोई जरूरी नहीं होता, बस उस साल बनाए और उसके बाद में उनको खत्म कर दिया। लेकिन लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं वो अपने पुराने सालों के जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखती है। नॉर्मली 8 साल तक करके रखती हैं वो, 8 इयर्स तक, पर उनको रखना जरूरी होता है। देखो लिखा हुआ है, लिस्टेड एंटिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास में प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स जो अप्रूव्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है। जब कंपनी लिस्ट होती है तब होता है, और कब तक रहता है, जब तक कंपनी लिस्टेड रहती है तब तक रहता है। क्लियर है। और सभी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, कंपनी को एक भी फुलफिल नहीं करी तो वाइंड अप, सॉरी, उसको डीलिस्ट कर देंगे। देन उसके बाद में बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं जिसमें वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इवेंट बेस्ड सब होते हैं। वन टाइम कंप्लायंस में मैंने 3 पढ़ाए, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, और वो क्या बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी को एज कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर ले लिस्टेड कंपनी। रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 सेकंड वाली वो क्या बोलता है, अगर कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस केस में उसको अपना परमानेंट रजिस्ट्रार टू एन इशुएंट शेयर ट्रांसफर एजेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में रेगुलेशन 9 थर्ड वाली वो क्या बोलता है कि लिस्टेड कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास आगे के सालों तक प्रिजर्व करके संभाल के रखनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ जाती। यहां तक की बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं अपने आगे के पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वार्टरली कंप्लायंसेस। ऐसे कौन कौन से कंप्लायंसेस होते हैं जो कि लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर में फुलफिल करके रखने पड़ते हैं, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3, और वो है इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। देखिए आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपकी कंपनी लिस्टेड है का मतलब आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, आपके बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। आपकी कंपनी लिस्टेड है ना, तो आपके बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर इन्वेस्टर बहुत सारे हैं तो उन लोगों की कुछ कंप्लेंट भी होंगी कंपनी से। हर किसी की कंप्लेंट तो होती है ना, कभी ना कभी तो। अगर मान लो कंपनी के 1 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो मैं बोल रहा हूं सबको कंप्लेंट ना हो, सिर्फ 100 लोगों को हो, लेकिन है तो सही ना कंप्लेंट। अब जब भी इन्वेस्टर को कंप्लेंट होती है ना, तो वो इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करता है, मतलब सबमिट करता है, बताता है। किसको, कंपनी को बताता है। कैसे बताता है, वेबसाइट पे लिख देता है। आप भी बहुत बार आपने देखा होगा, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो या उससे ट्रांजैक्शन करते हो और आप पसंद नहीं आता, तो वेबसाइट पे जाके आप लिख देते हो कि साहब मुझको ये प्रॉब्लम है, या ईमेल कर देते हो। क्लियर है ये चीज। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, हर लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी, और ये बात ऑलरेडी लिखी भी है यहां पर नोट्स में, देखो लिखी हुई,
हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के, तो पहला क्वार्टर उसका एंड कब हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, यहां पे पहला क्वार्टर एंड हुआ। दूसरा कब हो रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा कब हो रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर कब एंड हो रहा है उसका लास्ट वाला? जैन, फेब, मार्च। 4 क्वार्टर है एक साल में। मैं बोल रहा हूं हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर, हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर, मतलब यहां पर 21 जुलाई, यहां पर हो गया आपका 21 अक्टूबर, यहां पर हो गया आपका 21 जनवरी, और यहां पर हो गया आपका 21 अप्रैल। हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है। एक स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज तक खबर पहुंचानी पड़ती है। बोला सर ठीक है, हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पर वो कंपनी लिस्टेड है, उस स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है। क्या होता है सर उस स्टेटमेंट के अंदर? ध्यान से सुनो क्या होता है। क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले उस कंपनी के इन्वेस्टर्स की कितनी कंप्लेंट थी? जब वो क्वार्टर स्टार्ट हुआ उससे पहले ऑलरेडी इन्वेस्टर की कितनी कंप्लेंट थी कंपनी के पास? पहला पॉइंट। उस क्वार्टर के अंदर और कितनी रिसीव हुई कंप्लेंट्स? सपोज करो क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले 100 कंप्लेंट थी, जब वो क्वार्टर चल रहा था उस वक्त कितनी कंप्लेंट आई, और आज क्वार्टर खत्म होने पर आया है, तो बताओ टोटल जो इतनी कंप्लेंट है पहले वाली और जो इस क्वार्टर में आई, टोटल जो कंप्लेंट है उनमें से कितनी सॉल्व हो गई, कितनी डिस्पोज हो गई? आ रही है बात समझ में? और कितनी जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है ये बताओ। तो अब बोलता है स्टूडेंट अब आ गया सर मुझे समझ में। आप पढ़ा रहे हो रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3, और आप बोल रहे हो कि हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर उस स्टॉक एक्सचेंज को यह बताना पड़ता है कि क्वार्टर शुरू होने से पहले उसके पास कितने इन्वेस्टर की कंप्लेंट थी, उस क्वार्टर के अंदर और कितनी कंप्लेंट आई, उस क्वार्टर में हमने खत्म हुआ जब वो क्वार्टर, तब तक हमने टोटल कितनी सॉल्व कर दी है और कितनी बच गई है, क्यों बच गई है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली पर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा, पढ़ा होगा, और मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी मैं इसको पूरा नहीं समझा सकता क्योंकि ये खुद में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर कुछ रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस होती हैं जो कि उसे टाइम पे फुलफिल करनी पड़ती है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर टर्म्स कंडीशंस होती हैं जो इसे टाइम पे फुलफिल करनी, कि कंपनी के अंदर कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कितने एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने इंडिपेंडेंट होंगे, कंपनी को एक साल में कितनी बार मीटिंग करनी चाहिए, 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो, ऐसे ऑडिट कमिटी होनी चाहिए, उसमें कितने लोग होंगे, उसका काम क्या होगा, नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, बहुत कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है, और हर कंपनी को अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। हम यहां पर बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की। रेगुलेशन 27 सब रेगुलेशन 2 बड़ी ही सिंपल बात बोलता है, बड़ी सिंपल बात। वो ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर, मैं दोबारा बोल दूं, हर लिस्टेड कंपनी को, एवरी लिस्टेड कंपनी must within 21 days from the end of each quarter,
हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को यह बताना पड़ता है। कौन बताएगी? वो लिस्टेड कंपनी। किसको बताएगी? स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन में बताएगी? हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर। क्या बताएगी? एक सर्टिफिकेट देगी। क्या देगी? एक सर्टिफिकेट। कौन? कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज को। उसके अंदर लिखा होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जितने रूल्स रेगुलेशंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, हमने हर रूल्स रेगुलेशन को टाइम पे फुलफिल किया है। इस बात का एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट फाइल किया जाएगा, हर लिस्टेड कंपनी के थ्रू किया जाएगा, हर क्वार्टर एंड होने के 21 डेज के अंदर किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर क्वार्टरली कंप्लायंस में दो समझ गया हूं। पहला रेगुलेशन 13, सब रेगुलेशन 3 इन्वेस्टर कंप्लेंट कि क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर हर लिस्टेड कंपनी को बताना पड़ता है क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले कितनी कंप्लेंट थी इन्वेस्टर्स की, क्वार्टर के अंदर कितनी आई थी, खत्म होने तक हमने कितनी सॉल्व कर दी और कितनी बच गई है। रेगुलेशन 27 सब रेगुलेशन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये बोलता है हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन में स्टॉक एक्सचेंज को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि उसने अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी कंडीशंस को टाइम पे फुलफिल किया। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 1 सब क्लॉज बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा इस वाली रेगुलेशन को, क्योंकि ये आगे दोबारा से पढ़ेंगे। अभी हम क्वार्टरली में पढ़ रहे हैं, जब हम ईयरली में पढ़ेंगे और इवेंट बेस्ड में पढ़ेंगे तब इसका दोबारा जिक्र होगा। ध्यान से देखिए क्या होता है। देखो कंपनी के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे होते हैं, हम उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डिवेंचर खरीदे होते हैं, हम उन्हें डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के बॉन्ड खरीदे होते हैं, हम उन्हें बॉन्ड होल्डर बोलते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर में भी एक तो नॉर्मल पब्लिक ने शेयर खरीदे होते हैं, एक कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर खरीदे होते हैं, एक कंपनी के प्रमोटर ने शेयर खरीदे होते हैं। अलग अलग होते हैं ना, कंपनी के डायरेक्टर ने भी शेयर खरीदे, कंपनी के प्रमोटर ने भी शेयर खरीदे, और उसके अलावा बाहर बाकी के लोग जो मेंबर है उन्होंने भी शेयर खरीदे। तो बड़े ध्यान से सुनिए, एक ना इस पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है, कानून ने बनाया, लॉ ने बनाया है उस फॉर्मेट को। वो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। उसमें क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है उस फॉर्मेट के अंदर। उसमें लिखा होता है कि प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग, मतलब कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी के कितने शेयर खरीदे। फिर आता है डायरेक्टर शेयर होल्डिंग, मतलब कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे। फिर आता है नॉर्मल पब्लिक शेयर होल्डिंग, बाकी के जो पब्लिक है, मेंबर हैं, उन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं, ये सब बताया जाता है। हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर, हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर वो शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे स्टॉक एक्सचेंज देखता है कि यार ये जो कंपनी है, इसका पिछले वाले क्वार्टर में इतने लोगों ने शेयर होल्ड किए थे और ऐसे ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न था इसका, डायरेक्टर ने इतने होल्ड करे, प्रमोटर ने इतने होल्ड करे, नॉर्मल लोगों ने इतने होल्ड करे इस वाले क्वार्टर में। उससे क्या होता है, एक तो स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी के बारे में जानकारी मिल रही है, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज निगरानी भी रख रहा है कि कहीं कंपनी में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के शेयर्स को तब ज्यादा खरीद रहा है जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसे पता लग जाती है जो उसे लगता है कि उसका फायदा करा देगी, क्योंकि वो तो अंदर का बंदा है। तो निगरानी भी रख रहा है स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं दोबारा बोलता हूं, हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को? जिस पर वो लिस्टेड है। तो अभी तक स्टूडेंट ये बोलता है कि सर आपने मुझे अभी तक 3 क्वार्टरली कंप्लायंस समझाए, 3, उसमें आपने एक मुझे और तीनों के अंदर आपने ये बोला है हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर। तो सर आप ऐसे सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते हो कि 21 दिन के अंदर, हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर हर लिस्टेड कंपनी को एक तो
एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा जो इन्वेस्टर के बारे कंप्लेंट के बारे में बताएगा। दूसरा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। और तीसरा, अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हालांकि रेगुलेशंस अलग है, वो हमें याद रहनी चाहिए रेगुलेशन कौन सी है। बट मैं आपके लिए बता रहा हूं कि हर लिस्टेड कंपनी को अपना हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर अभी तक हमने पढ़ा 3 काम करने पड़ रहे हैं। एक तो इन्वेस्टर कंप्लेंट का स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, पूरी जानकारी। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, और एक आपको बताना पड़ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां तक स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, आगे चलो, आगे पढ़ाओ, आगे पढ़ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन 33, सब रेगुलेशन 3, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। बहुत ध्यान से सुन लेना, इस वाली रेगुलेशन को बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, ध्यान से सुनो। देखिए, आपको ये तो पता है ना कि कंपनी जो होती है वो अपने हर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट बनाती है। वो ये देखती है कि इस वाले क्वार्टर में हमने कितनी कमाई करी या कितने लॉस में गए, आगे वाले क्वार्टर में हमने कितनी कमाई करी, कितने लॉस में गए, आगे वाले क्वार्टर में हमने कितनी कमाई करी, ऐसे करके देखा जाता है। और फिर क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद में बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें डिस्कस करते हैं कि ये हमारी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, हमने क्वार्टर इस वाले क्वार्टर में फायदा करा कि नुकसान करा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। ऐसा होता है, यहां तक क्लियर है। और ये बात मतलब वो फाइनेंशियल रिजल्ट किसको इंटीमेट करने पड़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को। क्या सर हर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करती है? सिर्फ लिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज जहां पर आ गया वहां सिर्फ लिस्टेड कंपनी आती है और कोई नहीं। ध्यान से सुनो, मैं आपसे एक नॉर्मल बात बोल रहा हूं कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, वो बड़ी कंपनीज होती हैं यार, उनमें बहुत प्रॉफिट होता है, कभी कभी बहुत लॉस भी होता है। तो उन कंपनीज को अपना हर क्वार्टर एंड होने, जब क्वार्टर एंड हो जाता है, उस क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट बनाना पड़ता है कि उस क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या रहा, हम फायदे में गए, नुकसान में गए, हमने कहां अच्छा किया, कहां गलतियां करी। और वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को प्रॉपर डिस्कस किया जाता है। उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना जरूरी है। कौन करेगा? कौन करेगा सर? वो खुद लिस्टेड कंपनी करेगी। किसको करेगी? जिस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है सर, उसको करेगी। कितने दिन में करेगी सर? 45 दिन में करेगी, 45 डेज में। सर 45 डेज कब से? जब से क्वार्टर एंड हुआ उसके 45 दिन के अंदर अंदर हर लिस्टेड कंपनी अपने उस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी। सर मैं समझ गया, लेकिन यहां तो मैं समझ गया। तो सर आप एक बात बताओ, बहुत अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये और चलेगा। बहुत ध्यान से सुनो, अभी तो आधा ही हुआ है, आधा भी नहीं हुआ, ये ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला पहला क्वार्टर कौन सा होता है? अप्रैल मई जून, एंड हो गया। इसके 45 दिन के अंदर इस वाले क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट्स लिस्टेड कंपनी अपने स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी जिस पे लिस्टेड है। कितने दिन में? 45 दिन। तो 45 दिन कब हो रहे हैं? जून में खत्म हो गया तो जुलाई, जुलाई के तो हो गए पूरे 31 दिन। जुलाई के कितने हो गए? 31 डेज। हमें और कितने दिन चाहिए? हमें 14 डेज और चाहिए। तो अगस्त के ले लो 14 डेज। तो कितनी तारीख तक बता देना है? 14th ऑफ अगस्त। यहाँ पे 45, ये पहला क्वार्टर हो गया। दूसरा क्वार्टर कब एंड हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने दिन में बताना है? 45 दिन में। तो अक्टूबर के पूरे 31 दिन हो गए अक्टूबर के, और नवंबर के कितने हो गए? 14 डेज। तो कब तक बताना है? 14th ऑफ नवंबर को बताना है। तीसरा वाला क्वार्टर यहां पे लिख देता हूं। थर्ड क्वार्टर कौन सा है आपका? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके कितने दिन? 45 दिन। तो कहां पर पहुंच गए हम?
14 फेब को पहुंच गए। सर 3 क्वार्टर बोल गए, आपने बोला हर क्वार्टर के एंड में, फोर्थ वाले में भी नहीं, नहीं, फोर्थ वाला जो क्वार्टर होता है ना, लास्ट वाला क्वार्टर, उसमें 45 दिन वाला प्रोविजन नहीं चलता, बल्कि उसमें कंपनी को 60 दिन मिलते हैं, क्योंकि लास्ट वाले क्वार्टर में सिर्फ लास्ट वाला क्वार्टर ही खत्म नहीं हुआ है, वो पूरा फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया है। तो वैसे तो फाइनेंशियल रिजल्ट हर क्वार्टर खत्म होने के 45 दिन में पब्लिश करने पड़ते हैं, लेकिन लास्ट वाले क्वार्टर के लिए 45 दिन नहीं 60 दिन मिलते हैं आपको, और उस 60 दिन के अंदर आपको उस लास्ट वाला जो क्वार्टर था, जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट वाला क्वार्टर, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट तो पब्लिश करने ही करने, प्लस पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट भी पब्लिश करने, इसलिए 60 दिन का टाइम दिया। बच्चा बोलता है सर 60 डेज क्यों दे रहे हो लास्ट वाले क्वार्टर में? अरे क्योंकि उन 60 दिनों के अंदर आपको सिर्फ उस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश नहीं करने, उसके अलावा उसके साथ साथ उस फाइनेंशियल ईयर के भी फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करने, इसलिए आपको 60 दिन दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मैं अब पूरा समझ गया, दोबारा सुन लो शांति से। सर आप बोल रहे हो हर लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर एंड होने के 45 दिन के अंदर अपने उस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को देने पड़ते, समझा, लेकिन लास्ट वाले क्वार्टर में 45 दिन नहीं मिलते, 60 दिन मिलते हैं, क्योंकि लास्ट वाले क्वार्टर के केस में, क्योंकि लास्ट वाले क्वार्टर के केस में उस वाले क्वार्टर का रिजल्ट तो जाता ही है लास्ट वाले का, प्लस पूरे साल का भी जाता है। सर मैं समझ गया। तो सर इस हिसाब से तो लास्ट वाले क्वार्टर में आप बोल रहे हो 60 दिन मिलते हैं, और क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट के अलावा ईयर का रिजल्ट भी जाता है, ये तो सर ईयरली कंप्लायंस भी हो गया। ये तो सर देखा जाए तो ईयरली कंप्लायंस भी हो गया, और ये दोबारा से पढ़ेंगे बच्चों ईयरली कंप्लायंस में, वहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वहां मैं बोलूंगा ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट क्वार्टर एंड होने के 60 दिन के अंदर अंदर पूरे साल का फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश होता है। मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं, मैं तब आपको ये बोलूंगा, तब आपको यहाँ पे ध्यान आना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरा, एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। सर सपोज करो एयरटेल कंपनी है और रिलायंस कंपनी है, और दोनों सर लिस्टेड हैं, तो दोनों के ऊपर ये रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3 अप्लाई होगा। हर क्वार्टर एंड होने के 45 दिन में फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करने, लास्ट वाले में 60 दिन के अंदर क्वार्टर प्लस ईयर का रिजल्ट पब्लिश करना है। समझ गया? सर एयरटेल कंपनी की कोई भी सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट कोई भी ग्रुप कंपनी नहीं है, तो ये सिर्फ अपने रिजल्ट को पब्लिश कर देगी। सर रिलायंस की तो सब्सिडरी भी है और एसोसिएट भी है, तो रिलायंस कंपनी अपने तो करेगी ही करेगी। रिलायंस कंपनी दो तरीके से करेगी, एक तो स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन का मतलब खुद का रिजल्ट, और एक करेगी कॉन्सोलिडेटेड, मतलब सबका मिलाकर। देखो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट भी, अगर कोई कंपनी जिसकी लिस्टेड कोई भी सब्सिडरी नहीं है, वो सिर्फ खुद के करेगी। अगर कोई लिस्टेड कंपनी जबकि और ग्रुप कंपनीज भी हैं, तो वो अपना तो अलग से करेगी, उनका मिलाकर और करेगी। तो दो तरीके से करेगी, एक तो स्टैंड अलोन, तो ना वो लिखती है कि ये है स्टैंड अलोन, और फिर लिखती है कि ये है स्टैंड अलोन और ये है कंसोलिडेटेड। और स्टूडेंट एक और चीज बताऊं, ये जो कंपनी 45 दिन के अंदर ये सब बातें स्टॉक एक्सचेंज को बता रही है ना, उसके अलावा न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर रही है। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बता रही, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर रही है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं अब समझ गया, मैं अब समझ गया, लेकिन सर मुझे एक चीज बताओ, आपने बोला क्वार्टर एंड होने के 45 दिन के अंदर और लास्ट वाले क्वार्टर के 60 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट किया जाएगा। आपने मुझे एंड में बोला कि न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाएगा। सर न्यूज़पेपर में कितने दिन के अंदर पब्लिश किया जाएगा? न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा 48 घंटे के अंदर। सर 48 घंटे कब से? जिस दिन बोर्ड मीटिंग में उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया था, उसके 48 घंटे के अंदर। बोले सर समझाओ,
कहानी की तरह समझाओ, बड़े प्यार से समझाओ। देखिए ध्यान से, रिलायंस कंपनी को पता चला मेरा क्वार्टर एंड होने वाला है, तो रिलायंस कंपनी ने उस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बना लिए प्रिपेयर्ड। फिर उस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखा और अप्रूव कर दिया। कब करा? 1 अगस्त को। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, चलो डेट छोड़ दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो उसके 48 घंटे के अंदर वो फाइनेंशियल रिजल्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएंगे। रेगुलेशन 47 खत्म हो गई और 45 और क्वार्टर एंड होने के 45 दिन के अंदर ये काम हो ही जाएगा। तो जो न्यूज़पेपर में उन फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश करना होता है ना, वो 48 घंटे के अंदर करना पड़ता है। 48 घंटे कब से? जब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिए फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके 48 घंटे के अंदर उन्हें पब्लिश करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज? यहां तक स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मैं समझ गया हूं, यहां तक मुझे समझ में आ गया, एक बार रिवाइज करवा दो अभी तक जो आपने पढ़ाया पूरा। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो कि वो कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है, जो लिस्टेड है, उसके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है। कब होता है? जब कंपनी लिस्ट हो रही होती है तब होता है। कब तक रहता है? जब तक कंपनी लिस्टेड रहती है तब तक रहता है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी है। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, कंपनी पे बहुत हैवी पेनल्टी लगती है। पेनल्टी शायद ये भी हो सकती है कि उसे डीलिस्ट कर दिया जाए। कंप्लाइंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ कंप्लाइंस ऐसे होते हैं जिनको वन टाइम करना पड़ता है, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ ईयरली, कुछ इवेंट बेस्ड। जो वन टाइम कंप्लाइंस होते हैं ना, उसके अंदर बात करें तो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाइंस ऑफिसर बना दो। रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 वो ये बोलता है कि जो लिस्टेड एंटिटी है, अगर उसके सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज्यादा है तो फिर उस केस में उसे अपना परमानेंट रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रखना पड़ेगा। रेगुलेशन 9 ये बोलती है कि जो डॉक्यूमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किए उन्हें सालों तक प्रिजर्व करके रखो। क्वार्टरली रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3 वो ये बोलता है क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर पूरा स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को, हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर। और उसमें बताया जाएगा क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले कितने कंप्लेंट थे इन्वेस्टर के, क्वार्टर के अंदर कितने आए और क्वार्टर खत्म होने के बाद में कितने सॉल्व हो चुके हैं, कितने बचे हैं। रेगुलेशन 27 सब रेगुलेशन 2 क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर सर्टिफिकेट फाइल करेंगे, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, जिसमें बताया जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हमने फुलफिल किया कि नहीं किया। रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 1 सब क्लॉज बी क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल किया जाएगा। रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3 क्वार्टर एंड होने के 45 दिन के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को बताए जाएंगे। लास्ट वाले क्वार्टर में 60 दिन मिलते हैं क्योंकि उसमें उस क्वार्टर और पूरे साल का देना पड़ता है। अगर आपकी ग्रुप कंपनीज हैं तो अपना तो देना ही है, एक उन सब का मिलाकर भी देना है। रेगुलेशन 47 जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर उन फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव किया गया था उसके 48 घंटे के अंदर उन फाइनेंशियल रिजल्ट को न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। सर यहां तक हम लोगों ने क्वार्टरली कंप्लायंसेस समझ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे की क्लास में हम लोग हाफ ईयरली कंप्लायंस और ईयरली कंप्लायंस और इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस को पढ़ेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स नोट्स आप तक पहुंच चुके होंगे। आपने अगर मेरी क्लासेस परचेज की हुई है ऑलरेडी या मुझसे लाइव क्लास ले रहे हो तो मेरी बुक आप तक पहुंच चुकी है। अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं इस लेक्चर को तो फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों को क्लासेस मेरी परचेज करनी है तो फिर इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप, देखो कॉल व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। मेरी पूरी टीम आपको रेस्पॉन्स देगी बहुत अच्छे से। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, बहुत ही कम फीस पर हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप लाइव बैच में भी पढ़ सकते हैं, घर पे बैठ के अपने लाइव पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा क्लासरूम में बैठ के, वहां पे लाइव पढ़ेंगे हम लोग। आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप जून 2022 में एग्जाम देने वाले हैं 2 महीने बाद में, तो एक हमारा ऑफर चल रहा है हमारे इंस्टीट्यूट का। आप कोई भी सब्जेक्ट सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल किसी भी सब्जेक्ट की क्लास परचेज करेंगे, आपको वो क्लास सिर्फ 1500 रुपए में मिलेगी। पूरी अनलिमिटेड व्यूज होंगे, जिस दिन आपका पेपर होगा तब तक अनलिमिटेड व्यूज होंगे, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं। बाकी हम इस चैप्टर के अंदर जो बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और उसमें ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।